अकेलापन। पिछले 1 महीने से रागिनी जी के व्यवहार में आए परिवर्तन से शरद जी काफी परेशान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। सारा दिन चहकने व होठों पर मुस्कान लिए घर के कामों में व्यस्त रहने वाली रागिनी जी अचानक से शांत कैसे हो गई हैं। रागिनी का ईश्वर पर पहले भी श्रद्धा और विश्वास था, लेकिन इस प्रकार वह सारा दिन ईश्वर आराधना में नहीं डूबी रहती थी। सभी से मिलती जुलती थी, बातचीत करती थी, इस तरह से खोई खोई सी और शांत तो कभी नहीं रहती थी। रागिनी कम से कम दिन में एक बार तो अपने दोनों बच्चे, बेटी आराध्या और बेटे ऋतिक से जरूर फोन पर बात करती थी। बेटी आराध्या का ब्याह पानीपत में हुआ था, लेकिन वह हिसार में रहती थी क्योंकि उसका पति नीरज और वह दोनों फतेहचंद कॉलेज में असिस्टेंट ऑफिसर थे और उनकी एक बेटी भी थी शगुन। बेटा ऋतिक और उसकी पत्नी दीप्ति बेंगलुरु के एक आईटी कंपनी में थे। उनका भी एक बेटा था राहुल। इधर रागिनी की चुप्पी शरद जी को बेहद बेचैन कर रही थी और उधर रागिनी इस दुविधा में थी कि वह किस प्रकार अपने मन की व्यथा शरद जी के संग साझा करे। रागिनी नहीं चाहती थी कि वह शरद जी को उस सच्चाई से अवगत कराए जिसे सुनकर उन्हें दुख हो या उनके मन को ठेस पहुंचे। रागिनी असमंजस में पड़ गई थी कि वह शरद जी से कैसे कहे कि जिन बच्चों पर वह अपनी जान छिड़कती थी, उनके एक फ़ोन कॉल पर वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके पास दौड़ी चली जाती थी। आज उन्हीं बच्चों को अपने ही माता पिता की उपस्थिति खलने लगी है। उनके प्यार और दुलार को वे सिरदर्द समझते हैं। रागिनी अक्सर शरद जी को अकेला छोड़कर कई दिनों के लिए अपने बेटे और फिर बेटी के पास उनके बच्चों को संभालने के लिए चली जाया करती थी और शरद जी भी कभी मना नहीं करते थे। भले ही रागिनी की अनुपस्थिति में उनका काम बढ़ जाता था, ऑफिस के साथ ही साथ घर का काम भी उनके सर पर आ जाता था। रागिनी के बेटा बहू व बेटी दामाद दोनों वर्किंग थे और उन्हें जब भी रागिनी की मदद की आवश्यकता पड़ती, बेटा बेटी अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से रागिनी को अपने पास बुला लिया करते थे। पिछले महीने जब शरद जी सेवानिवृत्त हुए थे तो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। बेटा बहू, बेटी दामाद और उनके बच्चे सभी आए थे। यह देख रागिनी और शरद जी दोनों को यह सोचकर अति प्रसन्नता हुई थी कि आज के ज़माने में जहां बच्चे अपने माता पिता को बोझ समझते हैं, वहीं उनके बच्चे उनका कितना ख्याल रखते हैं। रागिनी अपनी सखियों के मध्य कभी भी यह कहने से नहीं चूकती थी कि मेरे बच्चे मेरा अभिमान है। शरद जी से तो वह अक्सर कहती, अभी तो मैं मेरे बच्चों के पास उनकी ज़रूरत के हिसाब से जाती हूँ, लेकिन आपके रिटायरमेंट के बाद हम दोनों बच्चों के पास ही चल कर रहा करेंगे। तब रागिनी जी को कहाँ पता था कि उनके बच्चे अपने बच्चों का विचार उनके प्रति ऐसा है। शरद जी के रिटायरमेंट पार्टी के बाद बेटी दामाद अपने घर जा चुके थे। बेटा बहू जाने की तैयारी में लगे थे। बहू दीप्ति को नारियल के लड्डू बेहद पसंद हैं। यही सोचकर जब रागिनी अपने हाथों से नारियल के लड्डू बनाकर एक टिफिन में लेकर उनके कमरे के करीब पहुंची ही थी कि वह दरवाजे पर रुक गई। दीप्ति अपने पति ऋतिक से कह रही थी, देखो जी, अब हमें मम्मी जी की ज़रूरत नहीं है। राहुल अब बड़ा हो गया है। तुम उन्हें साथ चलने को मत कहना, क्योंकि अब वो अकेली नहीं, उनके साथ पापा जी भी चलेंगे। पापा जी रिटायर जो हो गए हैं। तुमने देखा ना, तुम्हारी बहन ने कैसे बड़ी चालाकी से मम्मी जी को यह कहकर टरका दिया कि मम्मी अब आप यहाँ पापा के साथ ही रहिए, पापा को आपके साथ की ज़रूरत है। तभी ऋतिक बोला, हाँ मुझे मालूम है, मैं नहीं बोलूँगा मम्मी को साथ चलने के लिए, ठीक है। यह सब सुनकर रागिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिल को धक्का लगा और वह पूरी तरह से टूट गई। बेटा बहू और बेटी दामाद ने उसके प्यार और जज्बातों का फायदा उठाया।
कुछ सोचकर रागिनी ने चुप्पी साध ली। एक रोज सुबह सुबह रागिनी जी ने शरद जी से कहा, मुझे आश्रम ले चलिए, मैं सत्संग में जाना चाहती हूँ। यह सुनकर शरद जी ने भी बगैर कुछ कहे हामी भर दी, यह जानते हुए कि रागिनी को आश्रम और सत्संग में कोई खास रुचि नहीं है। दोनों तैयार होकर शहर से दूर स्थित एक आश्रम में सत्संग व मन की शांति ढूंढने के लिए निकल पड़े। रागिनी अपने चित्त को शांत करने के लिए कार में भी भजन सुनने लगी। शरद जी बिना कुछ कहे चुपचाप ड्राइव करते रहे। शहर से काफी दूर हाईवे पर निकल आने के बाद भी रागिनी जी चुप ही रही। तभी अचानक कार बंद हो गई। काफी कोशिशों के बावजूद वह स्टार्ट ही नहीं हुई। तब फिर शरद जी ने कार सर्विसिंग सेंटर में बात की तो उन्होंने बताया कि उनका एक ब्रांच हाईवे पर ही कुछ दूरी में है, थोड़ी ही देर में मैकेनिक पहुंच जाएगा, तब तक वहां इंतज़ार करें। हाईवे पर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। तभी शरद जी ने देखा रोड की दूसरी तरफ घास फूस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही है। मैकेनिक के आने तक दोनों को वहीं रुकना था, सो दोनों उस झोपड़ी की ओर बढ़ गए। झोपड़ी पर पहुंचे तो वहां एक बूढ़ी औरत मिली जो स्टोव पर दूध उबाल रही थी। झोपड़ी के अंदर एक बेंच रखा था और सामने एक लकड़ी का पटिया जिस पर कांच की 2 बरनियां रखी थी, जिसमें से एक में कुछ बिस्किट रखे थे और दूसरे में कुछ रंग बिरंगे पेपर्स में बंधे टॉफी व चॉकलेट। रागिनी और शरद जी को आया देख वह बुढ़िया खुश होती हुई बोली, आइए साहब, आइए मैम, आइए चाय पियेंगे? मैडम, अदरक इलायची वाली चाय बनाऊं? रागिनी जी उदासी भरे लफ्ज़ों में बोली, हाँ, अदरक इलायची वाली बना दो। चाय चढ़ाती हुई उस बुढ़िया ने कहा, कहाँ जा रहे हैं मैडम आप लोग? रागिनी जी ने अनमने ढंग से जवाब दिया, आश्रम जा रहे हैं सत्संग के लिए। अच्छा, कहकर वह बुढ़िया थोड़ी देर रुक गई, फिर बोली, मैडम वहीं आश्रम से कुछ ही दूरी पर एक पिकनिक स्पॉट है, वहाँ भी चले जाइएगा, वह भी बहुत अच्छी जगह है। अभी यह सब बातें हो ही रही थी कि कार सर्विस सेंटर से मैकेनिक भी आ गया और शरद जी उसके साथ कार की तरफ चले गए। चाय बनाती हुई उस बुढ़िया ने फिर से कहा, मैडम चाय के साथ कुछ बिस्किट भी दे दूं? हाँ, बिस्किट दे दो। तब तक शरद जी भी आ गए। छोटे छोटे कांच के गिलास में चाय और एक चीनी की मिट्टी की प्लेट में 4 बिस्किट देते हुए वह बुढ़िया बोली, लीजिए आप लोगों की गर्मा गर्म चाय बिस्किट। झोपड़ी में बैठे रहने के दौरान रागिनी जी ने यह गौर किया कि सारा काम वह बुढ़िया अकेले कर रही है। चाय भी वही बना रही है, नाश्ता भी वही बना रही है और सर्व भी वही कर रही है। केवल बर्तन उठाने व मांजने धोने के लिए ही उसने एक लड़का रखा हुआ है। इतना सारा काम करने के बावजूद उसके माथे पर जरा सा भी शिकन नहीं है। ऊपर से उसके चेहरे पर आए पसीने की बूंदें उसके चेहरे के संग चमक रही थी। यह देख रागिनी चाय का घूंट लेती हुई बोली, तुम अपना सारा काम अकेली ही कर रही हो, तुम्हारा कोई नहीं है क्या? इस पर वह मुस्कुराती हुई बोली, मैडम सड़क के उस तरफ एक बस्ती है जहाँ मेरा पूरा कुनबा रहता है। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़के 2 लड़की। सबकी शादी हो गई है और उन सबके भी बच्चे हैं। सभी बच्चे मेरी ही गोद में पले बड़े हैं, पर आज किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है। पति को गुजरे भी जमाना हो गया है। फिर वह थोड़ी ठंडी सांस भरती हुई बोली, अब मैडम इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, तो क्यों किसी के साथ की उम्मीद करना? अब बच्चों को मेरे साथ रहना पसंद नहीं है तो ना सही, मैं क्यों इसका गम मनाऊं और इस बात पर रोऊं? दिन भर यहाँ काम करती हूँ, चाय नाश्ता बेचती हूँ और आराम से रहती हूँ। उस बुढ़िया की बातें सुनकर रागिनी सोचने लगी, जब ये अकेली इतना खुश रह सकती है तो वह क्यों नहीं? उसके साथ तो उसका हमसफ़र भी है। बुढ़िया की बातों के साथ साथ रागिनी और शरद जी ने चाय पी ली
तब तक कार भी ठीक हो गई। चाय और बिस्किट के पैसे दे। जैसे ही रागिनी और शरद जी कार में बैठे, रागिनी ने कहा, आश्रम नहीं, आश्रम से आगे जो पिकनिक स्पॉट्स है वहाँ चलते हैं। ऐसा कहते हुए रागिनी ने रेडियो पर एफएम का बटन दबा दिया, जिस पर गाना बज रहा था, अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं। उस बूढ़ी औरत से मिलकर रागिनी के होठों की मुस्कान लौट आई थी और चेहरे पर पिछले 1 महीने से जो गम के बादल छाए हुए थे वह भी छट गए थे। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।